दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल है। इनफैक्ट आज का जो ये वीडियो है ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये द जॉब एंड करियर शो का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम दुनिया भर के प्रोफेशनल्स लोगों को बुलाने वाले हैं। हमने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट किया है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग आएंगे जो दुनिया भर में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। अलग अलग कंट्रीज से रिलेटेड लोगों को मैं बुला रहा हूँ और ऐसे में हम उनकी जर्नी के थ्रू जानेंगे कि भाई अगर आप में से भी कोई उस तरीके का काम करना चाहता है तो क्या क्या मौके हो सकते हैं। एपिसोड 1 है तो पहले की जो हमने शुरुआत की है वो दुबई से की है, जो मेरा फेवरेट प्लेस है। सो ऐसे में दोस्तों आज हमने बुलाया है दुबई में रहने वाले अनिल को। अनिल जो है दुबई में जॉब करते हैं, काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं, तो हम उनकी जर्नी आज के इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरा दोस्त दुबई जाके जॉब करना चाहता है, यूएई जाके जॉब करना चाहता है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो साबित होने वाला है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि चाहे आप 12th में हो, 10th में हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, मौके सबके लिए हैं। सैलरीज क्या रहेंगी, कितना खर्चा आता है, कैसे जॉब मिलेगी, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, जो नए लोग आ रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने पहले बहुत सारा हमें सपोर्ट किया, प्यार दिया, और मैं कहूँगा कि इस जॉब शो को, इस करियर शो को भी आप बहुत प्यार दें, शेयर करें अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है उन लोगों के साथ जिनको नीड है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगले एपिसोड जब भी आए आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ चैनल पे द जॉब एंड करियर शो के नाम से मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ताकि आप वहीं से सारे एपिसोड्स को देख सकें। तो चलिए दोस्तों इस शो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें बता देते हैं। सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जहां पे हम दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को बुलाने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है अनिल जी। अनिल दुबई में काम कर रहे हैं, इंडिया के रहने वाले हैं, एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, माशाल्लाह काफ़ी फेमस है दुबई में। तो हमने इनको इनवाइट किया, हमने कहा कि आपकी जर्नी जानते हैं और जानते कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं और दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अनिल जो है वो काफ़ी सालों से दुबई में है, तो इनको सारी चीज़ें पता है, तो इनसे अच्छा और कौन बता सकता है। तो अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हेलो प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपके साथ बात करके ऑनलाइन यहाँ पर। जी 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 जी, हमने सोचा कि आपसे अच्छा कौन हो सकता है, मतलब जो दुबई में जॉब करने वाले हैं। आप काफ़ी सारे जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और वही कहना चाह रहा हूँ कि कब से कर रहे हैं आप दुबई में जॉब, थोड़ा ऑडियंस को बताइए, ताकि जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरी ऑडियंस है जो कहती है कि हमें फ़ॉरेन जॉब करना है, विदेश जाना है। तो क्या एक्सपीरियंस है सबसे पहले आपका, ये बताइए। प्रवीण जी, मैं 2008 से दुबई में हूँ। दुबई मतलब बात करें तो अबू धाबी, कतर और मेनली दुबई, 2-3 जगह लोकेशन में मैंने जॉब किया है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, एंड ऑफ कोर्स रिवार्डिंग भी रहा मुझे। टाइम टू टाइम प्रमोशंस और लाइफ में अचीवमेंट्स और प्रोफेशनली और सारी तरह से मुझे बहुत अच्छा, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दुबई में। तो आपने 2008 से आप बता रहे हैं दुबई में है, तो एजुकेशन करने के बाद आप दुबई गए या एजुकेशन दुबई में की, कैसे शुरुआत हुई? आप थोड़ा सा मतलब मैं चाहूँगा टेक्निकली बताएं जिन ऑडियंस को, ताकि जैसे जो बच्चे 12th में है, ग्रेजुएट है या फ्रेशर है, उनको अगर यूएई जॉब करने आना है या दुबई जॉब करने आना है तो वो कैसे आ सकता है, क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है अभी? मैं कॉलेज टाइम से बताता हूँ, स्कूल टाइम से। जैसे आप +2 में हैं या 10th के बाद भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। दुबई में ऑलमोस्ट सभी इंजीनियर्स के लिए जॉब वैकेंसीज हैं। आप बीटेक करें या डिप्लोमा करें, दोनों तरह की कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स हैं। पर ये है कि बीटेक करेंगे तो ऑफकोर्स आपका जो पे स्केल है थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट होगा और डिप्लोमा वाला थोड़ा कम स्टार्ट होता है। पर लॉन्ग रन में एक्सपीरियंस के साथ साथ डिप्लोमा वाला भी बीटेक वाले की बराबरी कर सकता है, कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस लेके, और टाइम टू टाइम किसी अच्छी कंपनी में अगर जॉब मिल जाती है, बड़ा एक्सपोजर मिल जाता है, तो वो कई बार कि बीटेक के बराबर भी 5 साल 10 साल बाद वो अर्निंग कर सकता है। अब बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। तो प्रवीण जी, जैसे आप, अगर मैं बात करता हूँ कोई 10th क्लास में है तो उसके बाद आप सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करें या कोई और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिलेटेड डिप्लोमा करें। उसके बाद जैसे कि 3 साल का डिप्लोमा आपका रहेगा। उसके बाद सबसे पहला है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑलरेडी। सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं मेरे एग्जाम्स हैं अभी अगस्त में, जून में, जब भी है मतलब, और मैं पास आउट होने वाला हूँ और मैं दुबई आना चाहता हूँ। तो कभी भी आपको, एक कैंडिडेट जो भी देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, कभी भी जल्दबाजी मत करो। दुबई बहुत ही प्रोफेशनल प्लेस है, यहाँ पर जॉब वैकेंसीज हैं, बट उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना भी जरूरी है। तो एज ए फ्रेशर मैं कभी भी किसी को गाइड नहीं करता हूँ कि आप दुबई आओ। तो आपने अपना डिप्लोमा पास आउट किया, आपने बीटेक पास आउट की, उसके बाद आप कम से कम, चाहे आपको फ्यूचर में किसी भी लाइन में जाना है, आपको कॉस्ट कंट्रोल में जाना है, प्लानिंग में जाना है, एस्टिमेशन में जाना है, जैसे कि मैं क्वांटिटी सर्वेयर हूँ, कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाना है, पर कम से कम 6 महीने या 1 साल आप
रेगुलर या प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करें, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कोई स्मॉल पैटी सब कॉन्ट्रैक्टर हो, या मेन कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले पास आउट होने के बाद पहला काम ये करना है कि आपने कंस्ट्रक्शन की एबीसी सीखनी है। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा अनिल जी। आपने कहा कि जो ग्रेजुएट है, जो 12th पास है, उनके वो अगर इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा वगैरह करते हैं और यहाँ पे कुछ समय का एक्सपीरियंस लेते हैं तो बाद में उनको दुबई में अच्छे मौके मिल सकते हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, जो कॉमर्स लाइन से है या जो आर्ट्स लाइन से है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे? बिल्कुल। तो जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि दुबई में मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स इंजीनियर की रहती हैं, सिविल इंजीनियर की सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो अब जो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर हैं, उनको बाकी फैसिलिटी भी चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, लॉजिस्टिक भी चाहिए, उनको शॉपिंग भी करनी है, उनको मॉल में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है। तो ऑफकोर्स जो सपोर्टिंग जो ट्रेड्स हैं, ऑफकोर्स कोई अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में जॉब नहीं मिलेगी। नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि एचआर एडमिन में, लॉजिस्टिक्स में, टाइम कीपर, कैंप बॉस, और भी बहुत सारी ऐसी जॉब। ये मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। और कंस्ट्रक्शन से अलग भी आपको जैसे सेल्स में, मार्केटिंग में, और अलग अलग अगर आप और भी जैसे कुछ कस्टमर केयर में, एचआर में, जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन के बाहर भी एचआर कंपनीज, हर एक कंपनी में एचआर चाहिए होता है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एचआर की जॉब रहती है। बहुत सारी लड़कियां, मैंने यहाँ दुबई में पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि ज़्यादातर एचआर में यहाँ पर गर्ल्स ही हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मौके जो है वो सबके पास है। और मतलब मेरा कहने का जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाए या पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस आप यहाँ ले, और एक्सपीरियंस के बाद आप दुबई आए तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है, क्योंकि फ्रेशर्स को यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस सिर्फ 10% हैं। क्योंकि 50% कंपनीज में बताता हूँ ऐसी है जो रहती हैं, वो बोलती है कि हमको दुबई एक्सपीरियंस चाहिए, गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए, 50%। और उसके बाद बहुत कम जो रहती हैं, जैसे कि 10% कंपनीज होंगी जो किसी फ्रेशर को लेंगी, वो भी सैलरी या पैकेज ऑफ कोर्स उसको बहुत कम मिलेगा, और इतना उसको बाद में ग्रो करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में चीज़ें, और उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और कई बार वो सेटिस्फाई भी नहीं होगा जॉब से। तो ये ऐसा एस्पेक्ट है। अच्छा, तो जॉब, एक जो स्टूडेंट है वो कैसे जॉब ढूंढे? चलो उसने 1-2 साल इंडिया में एक्सपीरियंस ले लिया अपना, तो अब वो जॉब ढूंढने के जेन्युइन तरीके क्या रह सकते हैं, और वो इंडिया में बैठे कैसे ढूंढ सकता है जॉब वहाँ पे? बिल्कुल सही। तो यही क्वेश्चन जो मुझे बहुत से लोग ऑलरेडी करते हैं, तो उसके दुबई में जॉब ढूंढने के मैं बोलूँगा कि 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में सबसे बड़ा रिस्क भी रहता है और सबसे कम चांस भी होते हैं, पर मैं कहूंगा कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन ट्राई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि आप वहां पर जॉब कैसी आ रही हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता लगेगा भी ये 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल चाहिए, इतनी ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये कोर्स चाहिए, ये कंपनी है, ये नाम है, ये सैलरी पैकेज है। तो अगर आप 2-3 महीने ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको कंपनीज के नाम, उनके सैलरी पैकेजेस, उनकी रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी बातें आपको पता लग जाती हैं। तो जैसे कि naukri.com है, लिंक्डइन है, और यहाँ की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, डबीजल है, indeed.com है, नौकरी, मोस्टर गल्फ है, और bed.com है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, 8-10 वेबसाइटें ऐसी हैं जो कि जहाँ पर मेजोरिटी की जॉब रहती हैं। स्पेशली लिंक्डइन तो ऑफ कोर्स आज की डेट में बहुत ही कामयाब है। लिंक्डइन तो पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जी, तो ये तो तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। और दूसरा, अब यहाँ पे अगला पॉइंट बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं। अच्छा, तो जो लोग भाई लोग देख रहे हैं, अगर वो कभी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, सबसे पहले कि कभी भी आप पेमेंट मत करें ऑनलाइन। वो बोलेंगे नहीं, ये तो मेडिकल। मैं भी बताता हूँ ऑडियंस को कि जो भी आपसे जॉब लगवाने के लिए पैसे मांग रहा है, ही इज नॉट अ गुड गाय, उनको एक बार रिजेक्ट करें। बिल्कुल। तो ऑनलाइन कई बोलते हैं कि हम आपका मेडिकल करवाएंगे, ये आपका ऑफर लेटर है। मुझे लिटरली हर महीने कम से कम 15 से 20 लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या कमेंट करते हैं, सर मुझे ये ऑफर लेटर मिला ऑनलाइन, और उसमें से 99.9% फेक होते हैं। तो ये हाल है ऑनलाइन का। तो कभी भी पेमेंट ना करें, और कोई भी डॉक्यूमेंट। तो क्या रास्ता है, मतलब जेन्युइन तरीका क्या है फिर? जेन्युइन तरीका, आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट्स पर जाएं। सबसे पहले आप सर्च करें कि आपसे रिलेटेड कंपनीज कौन सी हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड दुबई में कंपनी कौन सी हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उनके कैरियर पेज पे जाके आप सीवी अपलोड करें। उनके एचआर की कॉन्टैक्ट डिटेल है या कंपनी की ईमेल आईडी है, वहां पर आप सीवी सेंड करें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नौकरी गल्फ में भी लोग जॉब मिलती है, पर आप अगर आपको कोई ईमेल आती है तो उसकी आप वेरिफिकेशन करें।
जैसे कि फोन पे अगर फोन नंबर दिया है एचआर का, तो आप देखें कि उसके नीचे ईमेल सिग्नेचर वेरीफाइड है कि नहीं, पता करें कि ये बंदा वाकई में उस कंपनी में है या नहीं है। किसी अगर आप कोई रहता है बंदा दुबई में, जैसे कि मुझे लोग पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ तो ये बंदा फेक है या जेन्युइन है, ये कंपनी फेक है या जेन्युइन है, तो ऐसे किसी से पता कर लें कि ये जो ईमेल आई है, जो ये जॉब ऑफर है, ये जेन्युइन है या नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरे वे की, जो कि बता रहा था मैं एजेंट्स के थ्रू। तो ब्लू कॉलर से लेके और व्हाइट कॉलर, मतलब जो भी सभी तरह की जॉब्स में बहुत सारी मैन पावर एजेंसीज हैं इंडिया में। तो प्रवीण जी, जैसे कि मैं ट्रस्टेड एजेंसीज के नाम बता रहा था, एक दो का मैं नाम भी ले लेता हूँ, जैसे कि एशिया पावर है। तो ऐसी सी एजेंसीज हैं, घी वाला है मुंबई में, उनके चेन्नई में भी ऑफिस हैं, एशिया पावर के भी बड़ी बड़ी सिटीज में ऑफिस हैं, एचआर इंटरनेशनल हैं। तो ये बड़ी बड़ी जो फेमस कंसल्टेंसीज हैं दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, जिनके लिंक्स रहते हैं कंपनीज के पास, और फॉरेन से, ना कि दुबई से बल्कि कुवैत से, सऊदी से, इनके पास कंपनी के जो आते रहते हैं एचआर वगैरह, इंटरव्यूज करवाते रहते हैं। तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, जो फेमस एचआर एजेंसीज हैं जो कि आउटसोर्स करती हैं मैन पावर। तो ये दूसरा तरीका है। तो ये जो आप मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनका क्या हिसाब रहता है, कैसे उनको ढूंढे और क्या वो जेन्युइन रहते हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि जो फेमस हैं, आप जो ब्रांड्स हैं, मैंने नाम बताया आपको, ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं एचआर की जो आउटसोर्सिंग करते हैं, इवन की ब्लू कॉलर से लेके व्हाइट कॉलर, सारी तरह की जॉब, इंजीनियर्स। हाँ, ये 3-4 नाम मैंने बताया, घी वाला, एचआर एंड एशिया पावर। तो इनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इनके बकायदा ऑफिस हैं। हाँ, इनके ऑफिस आप जा सकते हैं, वहां पर प्रॉपर एकदम सिस्टम होता है, सब कुछ वेरीफाइड होता है। इवन कंपनी के डायरेक्ट एचआर से फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। तो ये पैसे भी लेते हैं जॉब लगवाने के? पैसे मैं बताता हूँ आपको, डिपेंड करता है कि पैसे भी लेते हैं जी। प्रवीण जी देखो, एजेंसी है, उनको भी कुछ कमाई करनी है, पर उसमें यह है कि उनको पैसे मिलते हैं कंपनी से। और दुबई का सिस्टम मैं आपको बताऊंगा कि आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स प्रोवाइड करती हैं एजेंसी, जो कंपनीज के डायरेक्ट टाई अप के साथ, उसमें एजेंसी को पैसे मिलते हैं कंपनी से व्हाइट कॉलर जॉब में पर कैंडिडेट। और उल्टी बात करें, अगर आप ब्लू कलर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ये इसमें उल्टा होता है। इसमें कंपनी को क्या होता है, कंपनी कोई पैसे नहीं देती एजेंसी को, एजेंसी कैंडिडेट से पैसे लेती है। तो इसमें कैसे पता लगे, क्योंकि जो ज्यादातर फ्रॉड होते हैं वो ब्लू कॉलर जॉब में होते हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स पढ़े लिखे नहीं होते ज्यादा, तो वो कैसे ट्रस्ट करे कि? बिल्कुल सही। नहीं, ट्रस्ट का मैं बताता हूँ आपको। ट्रस्ट की बात वही आती है कि सबसे पहले पैसा नहीं देना है। इवन की जो बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, एशिया पावर, मैन पावर, एचआर इंटरनेशनल, वो भी आपसे पैसे पहले नहीं लेते। वो आपका एक बड़ा इंटरव्यू शेड्यूल होता है, उसमें लोग अपना सीवी भेजते हैं, उनको बुलाते हैं कि जो सेलेक्ट, वो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट करके, और कंपनी से डायरेक्ट इंटरव्यू करवा के कंपनी जिस बंदे को सेलेक्ट करेगी, उसी बंदे का कंपनी का प्रॉपर ऑफर लेटर मिलेगा, और वो ऑफर लेटर कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो अभी तक कोई पैसा नहीं देना, जब आपका वीजा और टिकट आ जाएगा तभी उस बंदे ने पैसे देने हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम बन रहा है तो समझो कि जेन्युइन है। समझ गया, ठीक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट अगर किसी इस तरीके की जो रेप्यूटेड एजेंसीज है वहां जाता है, और वहां पे उसको तभी पैसे देने पड़ते हैं जब उसकी वो जॉब लग जाए, ऑफर लेटर वगैरह आ जाए, उससे पहले कोई पैसे नहीं देना? जी, जॉब, उसका ऑफर लेटर कंफर्म हो गया, उसका वीजा कंफर्म हो गया, तो उसके बाद वो जो भी सेटलमेंट बनती है, यूजुअली मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। ब्लू कॉलर जॉब में 25,000 से लेके 50,000 तक का रहता है जो कमीशन एजेंसीज का, जो मुझे लोग बताते हैं। वो भी डिपेंडिंग रहता है कि सैलरी के हिसाब से किस कैटेगरी में जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं। तीसरा तरीका जो है, बहुत सारे लोग हर महीने, आप यकीन मानिए लाखों के हिसाब से लोग, मतलब कि अब तो कम हो गया, जनरली बता रहा हूँ, कोरोना से पहले हर महीने लाखों लोग दुबई, अबू धाबी, शारजाह लैंड करते हैं विजिट वीजा लेकर जॉब सर्च के लिए। तो तीसरा तरीका ये है, और ये सबसे फास्ट है, और इसमें कोई फंसने के चांसेस भी कम है। दूसरा, इसमें क्या है कि थोड़ा बजट होना चाहिए आपके पास, और अगर आप ये तरीका अपनाना चाहते हैं विजिट वीजा पे आके जॉब सर्च का, तो आपके पास एक तो कम से कम मैं कहूँगा कि 2-3 साल एक्सपीरियंस हो आपकी ट्रेड का, आपकी जॉब का होम कंट्री में, ठीक है। और थोड़ा बजट चाहिए, जैसे कि अगर आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं जॉब सर्च के लिए, तो वैसे मैं सबको एडवाइस करता हूँ 3 महीने के लिए, क्योंकि एवरेज टाइम एक अच्छी जॉब, आपकी मनपसंद जॉब के लिए 30 दिन से लेके 45 दिन लग जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए विजिट वीजा पे आके। तो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि 3 महीने का वीजा ले लो भैया, उसमें आपको सही रहेगा। 1 महीने में अगर रिन्यू कराना पड़ गया आके, तो फिर आप खर्चा वही हो जाएगा 3 महीने वाला। तो पहले 3 महीने का वीजा लेके कम से कम 50 से 70 हज़ार आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, कैसा आपका रहना सहना है, मतलब आप शेयरिंग में 2 बंदों के साथ रह सकते हैं, 4 साथ रह सकते हैं, खाने का बजट कैसा है, घूमना फिरना, आपकी स्पेंडिंग के हिसाब से। जो 4th तरीका है वो है डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू,
जैसे कि आपके भाई, आपके रिश्तेदार कंपनी में आपके लिंक्डइन, आपने इंडिया से ही लिंक्डइन में कांटेक्ट बना लिया है किसी बंदे से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपकी यारी दोस्ती हो गई, आपके लिंक बन गए, तो डायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू वो भी एक शॉर्ट और एक कंफर्म तरीका रहता है। तो आप पूछिए, अब ये मेरे 4 तरीके थे, आप बताइए आप क्या पूछ रहे थे अब। मैं यही पूछ रहा हूँ बस, सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक स्टूडेंट, अगर वो, मैं 3-4 कैटेगरी देता हूँ, आप मुझे एवरेज सैलरी बताइएगा। जैसे एक ब्लू कॉलर जॉब है जो पढ़ा लिखा नहीं है बहुत ज़्यादा, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो इंडिया से जाता है? एक 12th पास के लिए क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, वो थोड़ा आप बताइए। जी बिल्कुल, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, अगर कोई 10th पास या जैसे 12th पास है, तो अब उसमें ऐसा है कि अगर उन ऑफकोर्स एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, मान लीजिए फ्रेशर है बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लू कॉलर पे जॉब रहती है, जैसे कि मेसन, कारपेंटर, हेल्पर। उसमें वैसे तो कंपनीज इतनी स्मार्ट रहती हैं कि अगर आपने बिल्कुल कभी काम किया ही नहीं है तो आपको एज ए हेल्पर लेती हैं। अगर आपने इंडिया में कारपेंटर की जॉब की है, वेल्डर की है, मैसन की है, तो आपको एज ए मैसन ट्रेडमैन ले लेंगे। अगर आप फ्रेश हैं, 10वीं पास, 12वीं पास, तो आपको वो एज ए हेल्पर ही लेंगे। उसमें स्टार्टिंग रहती है हेल्पर में आपको 1200 से लेके मैक्सिमम 1300-1400 दिरहम तक ओवर टाइम मिला के, खाना पीना, आना जाना, फ्लाइट, वीजा, टिकट सब कंपनी का रहता है। अच्छा। यानी कि इंडिया के हो गए 25,000 28,000 के बीच में, और आपका मोबाइल खर्चा निकाल के 20-22 हजार तक आप बचा सकते हैं। ठीक है। हेल्पर मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं ये। और दूसरी तो कैटेगरी, ये खाना खर्चा निकाल के कह रहे हैं आप? हाँ, खाना खर्चा सिर्फ आपको खाना और मोबाइल खर्चा करना है अपना, और कुछ कंपनी में खाना मिलता है। अच्छा। उसमें सैलरी थोड़ी कम रहती है, ठीक तो है। उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप +2 करके आ रहे हैं, तो +2 के बाद जो है कि अगर आपने कोई जॉब की हुई है, मान लो सिक्योरिटी गार्ड की हुई है, सेल्समैन की, कैशियर की हुई है, ऐसी कोई जॉब की हुई है, तो अगर आप +2 के बाद भी बहुत से लड़के हैं जो ट्रेडमैन में आते हैं, जैसे कारपेंटर में आते हैं, तो उनकी सैलरी वही है कि यहाँ के 1400 से 1600 दिरहम तक होगी। ओवर टाइम मिला के बता रहा हूँ मैं ये। बेसिक सैलरी वही 1100 होगी, और हेल्पर के लिए 800-900 होगी बेसिक। तो उसमें वही 1500-1600 में उनको 30-32 हजार मिलेंगे। उसमें वो 5-7 हजार खर्चा करके वो 25-28 हजार बचाएगा, हेल्पर वही 20-22 हजार बचाएगा। और अब बात करते हैं, अगर वो थोड़ी सी लाइन की जॉब, जैसे कि कैशियर में आ रहे हैं, +2 पास करके बहुत से लोग हैं जो 2-3 साल वहाँ काम किया, कहीं क्लर्क का काम किया, कोई और काम किया, और यहाँ पर आए तो एज ए कैशियर में आ गए, और सिक्योरिटी गार्ड में आ गए, और सेल्समैन में आ गए। तो उसमें भी 1500 दिरहम से लेकर 2000 दिरहम, सिक्योरिटी गार्ड में 2200 दिरहम तक भी सैलरी है। यानी कि 30,000 से लेकर 45,000 इंडियन रुपीज सैलरी है। उसमें भी खाना खर्चा आपका अपना है, और बाकी खर्चे जो भी रहना, आना जाना, ट्रांसपोर्ट और वीज़ा, टिकट जो सब है वो कंपनी का रहता है। अब इसके बाद आपने अगली कैटेगरी की बात करें, तो जैसे ग्रेजुएट हैं मान ले, तो वो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, उन्होंने भी HR एडमिन में एक्सपीरियंस ले लिया, लॉजिस्टिक में ले लिया किसी कंपनी में, और ऐसे ही जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि वो अकाउंटेंट में, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में या जैसे क्लर्क टाइप कुछ भी एक्सपीरियंस ऐसा ले लिया कंपनीज में। इवन मार्केटिंग में भी ग्रेजुएशन के बाद लोग आते हैं, तो उनकी सैलरी भी जैसे 2,2500 से 3,000 दिरहम तक रहती है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, और उनकी जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, इंटरव्यू में कैसा उनका रहा उनकी। और दूसरा इसमें यहाँ पर एक मेन बात आ जाती है कि जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं वाइट जॉब में, तो आपकी इंग्लिश कैसी है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप जाने के सोच रहे हैं, तो एक काम बहुत जरूरी करना है कि आप जैसे 90 डेज के इंडिया में चलते हैं, इंग्लिश कोर्सेज चलते हैं, 90 दिन में इंग्लिश सीखें, तो ऐसा एक कोर्स करके एक मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश आ जाए, सिर्फ बोलने के लिए, तो एक आपकी जो ग्रोथ पे वो हेल्प करती है, और अच्छी जॉब ऑफर मिलने में, इंटरव्यू में आप कैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा लग सकती है। तो इंटरव्यू की जो लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश ही रहती है? अब यही बात, जैसे कि अगर आप ऑफिशियल जॉब में आ रहे हैं, ठीक है, अकाउंटेंट, इंजीनियर और ऐसी जॉब्स में आ रहे हैं, और HR एडमिन, तो ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में रहेगी। अगर आप ब्लू कॉलर में हैं तो वो हिंदी में इंटरव्यू होते हैं। नहीं, जैसे अरबिक का वहाँ पे कोई इशू नहीं है कि कोई अरबिक नहीं आ रही? नहीं, अरबिक का नॉट एट ऑल कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि लोगों को रहता है कि दुबई में ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है। आप यकीन मानो कि यहाँ पे हिंदी जो है वो सेकंड लैंग्वेज बोली जाती है। नहीं, मैं खुद भी कहूँगा, मैं कोविड से पहले दुबई आके गया था, तो मुझे कोई ऐसा सच फील नहीं हुआ था कि इंडिया से बाहर है। एग्जैक्टली थोड़ा सा चेंज लगा था मुझे बस। हाँ जी, इवन आप किसी बड़ी कंपनी में भी काम कर रहे हो, मतलब कि मैं आई एम वर्किंग इन वन ऑफ दी टॉप 10 कंपनी इन दुबई नाउ। इवन फ्रॉम मतलब शुरू से लेके अभी तक भी मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे अरबिक सीखनी चाहिए या मुझे इंग्लिश मेरी बहुत हाई फाई करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है वो
कि आप मैं चाहे आप ऑफिस जॉब में हैं, तो भी आपका जो आसपास की सराउंडिंग है, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, सब हिंदी बोलते हैं। और कुछ कुछ तो अरबी लोग ऐसे हैं कि जैसे अरबिक फोरमैन है, वो भी हिंदी बोलना सीख गए हैं। अच्छा। क्योंकि वो लेबर अरबिक फोरमैन है, मान लो इजिप्शियन है, सीरियन है, वो इंडियन लेबर को हैंडल कर रहा है, तो वो लोग हिंदी बोलना सीख गए। कैसा है, इधर आओ, ये करो, वो करो, पूरे ट्रेन हो चुके हैं वो। तो मतलब इंडियंस ने जाके वहाँ पे अरबिक को हिंदी सिखा दी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर इंडियंस ही हैं। बस यही कहूंगा कि इंटरव्यू के लिए इंग्लिश आपकी होनी चाहिए अच्छी, अगर आप, हाँ, बाकी यहाँ आने के बाद कोई आपको problem आपको लगता है कि इंग्लिश आने से सैलरी में हाइक मिलता है? अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन, तो उसको मिल सकता है? इंग्लिश आने से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सैलरी में हाइक मिलेगा, पर आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप मान लो कि अगर दो कैंडिडेट हैं, एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है और बहुत ट्रेंड है और स्किल्ड है, दूसरा बंदा हुआ है उससे 2 साल कम एक्सपीरियंस है, पर उसकी पर्सनैलिटी और उसकी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है दिल्ली में। उसकी कम्युनिकेशन ऐसी है कि वो बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के अपने इंटरव्यूअर को सारे जवाब दे रहा है। चाहे उसने 2 गलत भी दे दिए, उसने बोली सर आई डोंट नो दिस, उसने वो भी ऐसे बोला कि इंटरव्यूअर को लगा हाँ भाई ये बंदा सही है। तो कम्युनिकेशन और हाँ, ये बहुत मायने करती है। तो ठीक है, ठीक है। तो जो भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कि मैं, जैसा कि मैं हमेशा वीडियोस में बोलता भी हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि दुबई में खर्चा कितना आता है, और मैं इसको कैटेगरी वाइज बांटता हूँ कि अगर एक बंदा अकेला आ रहा है तो उसका क्या खर्चा है, और अगर वो फैमिली के साथ आ रहा है, जैसे अगर उसकी वाइफ है या उसके पेरेंट्स हैं, तो क्या खर्चा आता है, रेंट वगैरह क्या है, और खाने का क्या है, इंटरनेट क्या है, कम्यूटिंग का क्या खर्चा है, मोबाइल का क्या है, वो थोड़ा सा आप बताइए मुझे। जी, तो मैं जो मोबाइल वगैरह के खर्चे हैं वो तो मैं एक बार बाद में बता दूंगा जनरली, नॉर्मली, क्योंकि वो सबको एप्लीकेबल रहेगा ऑलमोस्ट सेम ही, इंटरनेट वगैरह के। तो अब बात कर रहे हैं कि जैसे ब्लू कॉलर जॉब से जो हमारे भाई मेसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, वेल्डर, जो ये कैटेगरीज हैं जो नॉन ऑफिस जॉब्स हैं, तो इसमें क्या है कि 20 से 30% केसेस में कंपनी खर्चा खाना देती है। अच्छा। सारी कंपनी नहीं देती, सिर्फ 20 से 30% देती हैं। अगर बंदा खुद से खा रहा है तो भी मतलब कि आपका, अगर इंडियन रुपीज में बात करूं तो 4 से 5,000 तो मैक्सिमम है। 5, क्योंकि ऐसा होता है कि हाँ, क्योंकि जो हमारे लेबर वाले भाई हैं जो वो क्या करते हैं कि एक रूम में उनको 4 से 6 या 8 भी होते हैं, अगर बड़ा रूम है तो डोरमेट्री की तरह, जैसे बंकर बेड की तरह होते हैं रूम्स। और अगर नॉर्मल बेड भी हैं तो 4 भाई एक रूम में रहते हैं। तो अब आपको मालूम है कि शेयरिंग में खर्चा बढ़ जाता है। राइट। तो हाँ, तो वही है, जितने ज्यादा बंदे उतना खर्चा कम रहता है उनका। तो मैक्सिमम बता रहा हूँ कि उससे ऊपर तो कभी खर्चा होता नहीं है। 3,000 से लेके 5,000 का रहने का भी बात बता रहे हैं साथ में? नहीं, रहने का, खाने का नहीं, खाने का तो दे देती है कंपनी। जो हमारी जो लेबर कैटेगरी जो है, कारपेंटर, मैसन, स्टील फिक्सर, उनको रहना तो कंपनी की तरफ से फ्री है। ये सिर्फ खाने का खर्चा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे तो आप जैसे कैशियर में या ऑफिस एडमिन में या सेल्स मार्केटिंग ऐसी जॉब्स में आ रहे हैं, तो जो बैचलर्स हैं उसमें भी मोस्टली केसेस में बैचलर जो है शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हैं। इवन मैं खुद भी रहा हूँ, जब पुराने दिनों की बात करें तो उसमें क्या है कि आपको आपकी सैलरी के हिसाब से, बजट के हिसाब से, आप और एरिया के हिसाब से दुबई में आप 500 दिरहम, मतलब कि 10,000 पर मंथ की बेड स्पेस से लेके और 50,000 के शेयरिंग स्टूडियो, यानी कि एक स्टूडियो में 2 लोग रहेंगे तो वो 2,500 दिरहम, 2,000 दिरहम, यानी 40,000 एक बंदा देगा। तो वो आपके बेड के हिसाब से हर तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल है। और बहुत सारी वेबसाइट जैसे www.com है, वहाँ पर आपको इजीली मिल भी जाती हैं वेबसाइट पे जाके शेयरिंग में, मतलब 10,000 लेके 10,000 रुपीज से लेके 25,000 रुपए तक, बाकी आपके बेड के ऊपर है, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर। तो 1 BHK, जैसे 1 BHK लोग ज्यादा समझते हैं, 1 BHK 2 BHK का क्या प्राइस है? जैसे 1 रूम का सेट या 2 रूम का सेट, क्या रेंट होता है वहाँ पे? तो 1 बेड, वही बात करें अगर तो दुबई में भी जैसे आपके दिल्ली मुंबई में एरिया के हिसाब से है। आप रोहिणी में रहेंगे या कनॉट प्लेस में रहेंगे तो फर्क रहेगा, तो अलग है, एरिया का फर्क है, वो बिल्कुल सही है। बट मैं एक एवरेज आपसे पूछता हूँ, 1 BHK अपार्टमेंट और 2 BHK अपार्टमेंट का एवरेज क्या रेंट रहता है? जी, तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ इंडियन माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि हमारे व्यूवर्स इंडियन हैं, तो यूरोपियन और दूसरी बात नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो एरियाज हैं, दुबई है, देरा दुबई है, करामा इंटरनेशनल सिटी है, तो यहाँ पर अभी जो मंथली रेंट चल रहे हैं वो 25,000 मैं आपको बता रहा हूँ एनुअली, यानी कि 25,000 से लेके 30,000 पर मंथ, यानी कि एनुअली, यानी कि 40 से 50,000 आपको उसमें आएगा पर मंथ। मतलब कि 30,000 हो गया, मतलब कि 6 लाख हो गया एक साल का। तो यानी कि 50,000 पर मंथ, ये आपको स्टूडियो के लिए बता रहा हूँ मैं। और अगर आप 1 BHK में जा रहे हैं तो 1 BHK आपका 35,000 से लेके 40,000 तक, यानी कि 7 लाख से लेके 8 लाख तक।
तो वही फिर 10,000 ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, 10-15 हज़ार लेके, मतलब 35-40 हज़ार पर मंथ, सॉरी हाँ 50 तो 1 BHK का, और वो 60 से 70 लगा सकते हैं आप 2 BHK या, तो ये रहता है रेंट। अच्छा, 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ इंडियन रुपीज में, और 2 BHK का। जी, वो आज की, क्योंकि अभी थोड़े रेट्स भी डाउन है, फ्लक्चुएट, दुबई की जो रियल स्टेट है वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, कई बार तो हर साल रेंट रिवाइज होते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, पिछले साल से इस साल पूरे फ्लैट्स में 20% तक रेंट डाउन हो गए। तो मार्केट के ऊपर, अगर मार्केट चलेगी तो वो इंक्रीज भी हो जाएगा वापस। अच्छा अच्छा जी, तो वो 70 का 80 भी हो सकता है पर मंथ अगले साल। अच्छा अच्छा। जी, तो पर मैक्सिमम उतना ही है। तो रेंट मतलब आपके हिसाब से एज पर सैलरी देखा जाए तो रेंट नॉर्मल है या आपके हिसाब से हाई है? क्या वहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या चीज़ है? देखो प्रवीण जी, यहाँ के लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको, आपके बजट से आप कहीं भी चूज करके रह सकते हो। सस्ते एरिया भी हैं, महंगे एरिया भी हैं, तो आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से पैसे बचाने हैं तो आप सस्ते एरिया में भी रह सकते हो। और अगर आप बात करें जाए कि हाई है या नहीं है, तो जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ दुबई में हैं और जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो हाई है। क्योंकि आपको एक एवरेज बताता हूँ मैं, हर एक बंदा मतलब कि मोस्टली यहाँ पर 2.5 से 3 गुना ज़्यादा सैलरी ले रहा है। अच्छा। इंडिया के मुकाबले। अच्छा। अगर मैं इंडिया में होता तो जितनी मेरी सैलरी आज, मतलब आज मेरी सैलरी वहाँ यहाँ से 3 गुना कम होती। तो उसके हिसाब से अगर आपको 3 गुना सैलरी मिल रही है तो भाई आपका रहने का खर्चा भी तो 2.5-3 गुना ही होगा। तो ये एक हाँ। और एक और मैं थंब रूल बता देता हूँ कि एवरेज, जैसे कोई फैमिली के साथ रह रहा है, आपने बात की थी फैमिली के खर्चे की, तो फैमिली से कोई रह रहा है तो उसकी सैलरी का 35 से 45%, डिपेंडिंग ऑन लाइफ स्टाइल, 35 से 45%। अगर उसके बच्चे भी हैं, जैसे कि मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो 50% तक उसका खर्चा होने वाला है यहीं पर ही, सैलरी का। जी, सब कुछ मिला के, खाना, गाड़ी खर्चा, बच्चों का खर्चा, शॉपिंग, सब कुछ, घर का खर्चा, बिजली पानी का बिल। तो मोटा मोटी बात ये है कि बंदे को अगर पैसे बचाने हैं तो उसके पास वो भी ऑप्शन है। आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्योंकि एक और बात बता देता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि 2 फैमिलीज एक फ्लैट में रह रही हैं। अच्छा, रेंट बचाने के लिए। तो एक फैमिली एक रूम में है, दूसरी फैमिली दूसरे रूम में है, हॉल शेयरिंग है, किचन शेयरिंग है, 2 बाथरूम है, कई बार 1 बाथरूम होता है, तो उसमें भी आप खर्चा, बहुत से लोग हैं जो ऐसे रहते हैं। तो वो अपने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपको क्या सेव करने आए हो, कैसे करने आए हो, क्या है। जी ऑफ कोर्स, आपके 20 तो कुछ आप ये बताइए, मैं ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपसे कि आप इतने सालों से दुबई रह रहे हैं, यूएई रह रहे हैं, तो क्या डिफरेंस मेजरली लगता है यहाँ के एनवायरनमेंट में जॉब करने में? अगर कोई इंडिया से जॉब करता है यहाँ पे या वहाँ जॉब करता है, तो जो मेजर मिसिंग रहेगी उसके लिए क्या रहेगी कि भाई हाँ इंडिया में ये अलग था, दुबई में या यूएई में बिल्कुल अलग हो गया? वो कुछ बातें जो मतलब नॉर्मल लोगों को नहीं पता, वो वहाँ के रहने वाले लोगों को पता है, क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें 2 तरह की बात कहूँगा मैं, एक तो पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। तो पहले पॉजिटिव बात करते हैं कि जैसे पॉजिटिव तो यही है कि ऑफकोर्स आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, और आपकी जो डिफरेंट नेशनैलिटी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और दुबई का एक्सपोजर आप मिल रहा है, जो कि अगर आप 5 साल जॉब करने के बाद वापस भी जाते हैं इंडिया में या आगे किसी कंट्री में जाते हैं ऑफकोर्स, तो मान लो कि आपको कनाडा मूव होना है 5 साल 10 साल बाद, या यूएस से या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी, तो आपको वीज़ा मिलने में और दूसरी चीज़ में बहुत एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि दुबई से यूएई से बहुत से लोग हैं जो मूव करते हैं आगे 5 साल 10 साल के बाद। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है आपके लिए, क्योंकि आपका जो है एक्सपोजर काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। और ऐसी और दूसरी बात है कि जो सिस्टम है दुबई का, आप हर एक चीज़ में ले लीजिए, बहुत प्रोफेशनल है। क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत कम मिलते हैं, जो कि इंडिया में कई बार अभी भी कंपनी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करती हैं, पर यहाँ पर है कि बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको काम करने को मिलता है। तो 2 एडवांटेज यही है कि एक्सपोजर मिल रहा है, आपकी एक अच्छा सीवी आपका बन रहा है, और आगे फ्यूचर के लिए आपके प्लस पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, और आपको अच्छे एक्सपोजर, मल्टीपल नेशनल से काम करने का मौका मिल रहा है, और अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से आपकी दोस्ती हो रही है, उनके कल्चर पता लग रहे हैं आपको। और दूसरा आपको जी, और एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो इंडिया में क्या रहता है कि हमारे ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में है, आपके यार दोस्त रहते हैं, वो ऐसे दोस्त बन जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो अच्छा, काम से काम। हाँ, मैं वही बात है कि बहुत प्रोफेशनल है, मतलब ऑफिस तक ही है। उसके बाद अगर आपके कोई गांव का है या कोई आपका पुराना दोस्त है तो बात अलग है, वरना आपको मतलब कि कोई मिलना भी नहीं चाहेगा वीकेंड पे, या मतलब अगर आपकी मतलब 90% केस में ऐसा ही है। तो ये अरबिक कैसे होता है? ये लोग मिलनसार लोग हैं या कैसे रहता है इनका? अरबिक का बात करें तो यहाँ के लोकल, अरबिक में 2 तरह की बातें करूंगा। एक तो यहाँ के लोकल्स की,
और दूसरा अरबिक जो दूसरी अरब कंट्री से, इजिप्ट अच्छा से, है। सीरिया से, इराक से और दूसरी कंट्री से आके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो और उसमें भी एक बार बताऊं बात की, जो एक्सपैट्स हैं अरबिक, उसमें सऊदी, कुवैत, जो ये ऑलरेडी डेवलप जो अच्छी कंट्रीज हैं, उनके लोग यहाँ के जॉब नहीं करते, वो अपनी कंट्रीज में रहते हैं। जो अरबिक एक्सपैट आते हैं वो इजिप्ट से, सीरिया से, अजरबैजान और ऐसी सी कंट्री से आते हैं। तो वो क्या है, वो भी इंडियंस की तरह ही है, यहाँ पर एज एक्सपैट हैं, फैमिली से रह रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। तो उनके साथ भी मतलब वो आपके जॉब में आपको वही अरबिक मिलेंगे। ठीक है, आपके ऑफिस में हर एक कंपनी में आपकी डीलिंग जो अरबिक से करनी है, आपने जो अरबिक एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से करनी है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है उनके साथ। अनटिल अनलेस किसी को अरबिक सीख जाए कोई, तो बात अलग है। नहीं तो जो अरबिक से इंटरेक्शन है अरबिक लोगों से, वो अरबिक एक्सपर्ट से है, जो कि जो कि इजिप्ट और इराक, सऊदी, वहां से आए हुए हैं। और अब जो कि मेन अरबिक जो यहाँ के जो लोकल्स की बात की जाए, तो उनके साथ आपकी अट्रैक्शन जीरो है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो यहाँ के जो अरबिक लोकल्स हैं वो मोस्टली ओनर्स हैं कंपनीज के, उनके बिजनेसेस हैं, कंपनीज के ओनर हैं या पार्टनर्स हैं। ठीक है, और अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो मतलब कि जीरो, मतलब जैसे मैंने कहा कि इंटरेक्शन जीरो है। जीरो का मतलब कि लेस देन 10% में कहूँगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारे अरबिक ही जो मतलब कंपनीज के ओनर है या बहुत अच्छी ऊंची पोजीशंस पे है? जी, कंपनी के ओनर्स हैं, उनके बिजनेसेस हैं, या फिर वो कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हैं, उनकी अक्सर कोई डीलिंग जूनियर लेवल के, मिड लेवल के साथ भी वो डील नहीं करते, सिर्फ सीनियर लेवल से डील करते हैं। मसलन कि मैं बात करूंगा, मेरी कंपनी के जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो लोकल हैं, अमराती हैं, ठीक है, उनसे मेरी आज तक बात नहीं हुई है। सिर्फ वो अगर आएंगे तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेंगे, या फिर एक जनरल असेंबली में वो आएंगे, जैसे कोई कंपनी की है, वहां पर एक स्पीच देंगे। तो इतने इंटरेक्शन उनके साथ है। दूसरा, कुछ कंपनीज में बड़ी कंपनीज में जैसे है थोड़ा बहुत जो अरबिक लोकल जो काम कर रहे हैं, वो भी ऐसी काफ़ी हाई पोजीशन पे रहते हैं। तो अगर आप एक हायर लेवल पे जाते हो तब आपकी इंटरेक्शन लोकल से होती है, नहीं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी इंटरेक्शन जॉब में किसी लोकल अरबिक से होने वाली है। स्पेशली हम इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, हमारी इस रेंज के लोगों के लिए, अनटिल अनलेस कि आप किसी अच्छी पोजीशन में हैं। और अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप बिजनेस के रिलेटेड से मिलना चाह रहे हैं, तो वो बात अलग है। और पब्लिक में जाएं तो पब्लिक में भी जो लोकल अरबिक हैं वो बहुत ही अच्छे, वेल बिहेव्ड हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी की, और हेल्पफुल भी बहुत हैं। लेबर से लेकर हर किसी की भी हेल्प भी करते हैं। इवन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं। जैसे मेरा एक बार डेजर्ट में मेरी कार फंस गई थी रात के टाइम में, तो एक ऐप थी, लोकल्स की ऐप थी, वो हेल्प की। तो एक लोकल रात को 11 बजे अपनी गाड़ी लेके मुझे हेल्प करने के लिए आया था। तो ऐसा इनका, ये बिल्कुल सही बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। पर यह कि इंटरेक्शन थोड़ी कम है, क्योंकि वो लोग जैसे कि बताया कि बिजनेस ओनर्स हैं और कंपनी के बड़ी पोस्ट पर हैं, या फिर वो जनरल असेंबली में इंटरेक्ट होते हैं। पब्लिक में एक चीज मैंने सुनी थी जब मैं दुबई आया। मेरे कुछ दोस्त रहते हैं दुबई और मैं भी काम के सिलसिले में आया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो यहाँ के लोकल्स हैं, जो गवर्नमेंट है अब दुबई की या यूएई की, वो लोकल्स जो है एमिरातीज या जो लोकल वहाँ के लोग रहने वाले, उनको कुछ स्पेशल प्रेफरेंस देती है। ऐसा भी कुछ है? ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, नॉट इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इवन कनाडा में भी ऐसा है। जो लोकल्स हैं उनको फैसिलिटीज अलग हैं। तो ऐसे ही यहाँ के जो लोकल्स हैं, इवन मैंने कतर में भी देखा है और कंट्रीज में भी सुना है कि जो गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स लोकल्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो मेडिकल जैसे फ्री रहते हैं, और भी फैसिलिटीज़ उनकी काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो वो एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पार्शियलिटी वाली बात है, ये तो बड़ी डेवलप कंट्रीज़ में भी है। ठीक है। सो मेरे क्वेश्चंस यही थे। आप बताइए अगर कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे। और उसी के साथ मतलब मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी इस पूरे के पूरे इंटरव्यू से। तो लास्ट कुछ अगर आप स्पेशल टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो दुबई में काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे? जी प्रवीण जी, तो मेनली तो मैसेज यही रहेगा कि अगर एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको अगर दुबई में जॉब करना है, तो सबसे पहला तो मैंने स्टार्टिंग में भी बात कही थी, उसी को मैं एलिबरेट करूंगा कि मोर इंपॉर्टेंट वही है कि आपको दुबई में जॉब करनी है तो आप पहले अपने आप को रेडी करें। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन की, बीटेक की, और आपने कुछ भी किया, कोर्स किया, और आपको बस जाना है, फिर आप किसी तरीके से भी जाना है, कोई फेक एजेंट में फंस रहा है, कोई आके विजिट वीज़ा में टाइम खराब कर रहा है, बिना एक्सपीरियंस के आ गया, तो ऐसा मत करो। दुबई में मैं बता रहा हूँ कि बहुत स्कोप है, और आने वाले टाइम में भी आप, इन्होंने अभी 2040 एक नया विजन स्टार्ट किया है 2040, उसमें ये दुबई को एक अलग ही लेवल पे लेके जाने वाले हैं। मतलब कि वर्ल्ड नंबर 1 सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड। मतलब ये लोग कनाडा वगैरह सबको भी, ऑलरेडी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं 2040 विजन दुबई का जो है। तो इस लेवल की सोच है इनकी। तो मतलब
आपको ऑफ कोर्स बहुत से लोग हैं जो दुबई आना चाहते हैं, पर बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा टाइम दें अपने आप को। आपकी सबसे बात कम्युनिकेशन, आपकी एजुकेशन, कुछ स्किल्स ऐसे आप डेवलप करें अपने अंदर। और ऑफ कोर्स अगर आप 1 से 2 कंपनी में काम कर लें इंडिया में आने से पहले, तो 2 कल्चर देख लें कंपनी के, 2 सिस्टम फॉल देख लें कैसे होते हैं, तो अपना बेस बना के प्रिपेयर होके फिर आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई करें और या फिर डायरेक्ट विजिट वीज़ा पे आके सर्च करें, तो आपके चांसेस मिलने के जॉब के ज़्यादा रहते हैं। इवन मेरे कुछ जो मेंबर ऐसे हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ मेंबरशिप भी है जॉब हेल्प से रिलेटेड, इसमें पर्सनल हेल्प करता हूँ मैं लोगों की। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे, जैसे कि एग्जांपल है 7-8 साल एक्सपीरियंस था एक भाई को, तो उसको डायरेक्टली इंडिया से ही यहाँ की एक कंपनी में 8,000 दिरहम सैलरी मिली है। तो ऐसा रहता है कि अगर आप एक्सपीरियंस लेके अपने आप को रेडी करके अगर आप फिर दुबई के लिए सोचते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि जो लाइफस्टाइल देखते हैं यूट्यूब पे दुबई की, कि बहुत ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल है, एक रीज़न वो भी हो सकता है कि जो अट्रैक्ट करता है दुबई लोगों को। बट खैर मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू से लोगों को असली बातें पता लगी होंगी कि असल में क्या चीज़ें होती है और कैसे कोई जॉब पा सकता है अगर वो करना चाहे। तो मैं अनिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी इस पूरे इंटरव्यू में हेल्प मिली होगी। थैंक यू अनिल जी। जी थैंक यू परवीन जी, आप यहाँ बुलाने के लिए और मौका मिला अभी ज़्यादा ऑडियंस के साथ बात शेयर करने का। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लोगों के काम आएगी। और ऑफ कोर्स हेल्प के लिए तो आपका चैनल है ही है, और ऑफ कोर्स मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, मुझे बहुत खुशी होगी।